हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम के ऊपर दो तीन क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के पीवाईक्यूज ही हैं। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा और अगेन एक क्वेश्चन मैं आपके साथ करूंगा, ठीक है। चलिए फिर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास सवाल। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, ये जून 23 का हमारा जो पेपर हुआ था, उस पेपर में ये सवाल आ चुका था। कंसीडर द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, du अपॉन dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू यू रेज टू 1/5। जो अब 0 इक्वल टू 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, द फंक्शन g ऑफ t कॉमा u विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू यू रेज टू 1/5 does not satisfy the Lipschitz condition with respect to u in any neighborhood of u equal to 0। दूसरा ऑप्शन है, there is no solution to the initial value problem, there exists more than one solution to the initial value problem, the function g of t comma u it is equal to t square into u raised to 1/5 satisfies Lipschitz condition with respect to u in some neighborhood of u equal to 0 and hence there exists a unique solution to the initial value problem। इस प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन एक बार पिछले शायद 2013 का या 14 का एग्जाम था, उस एग्जाम में सेम टू सेम टाइप का सवाल आ चुका है और उसी को रिपीट किया है यहाँ पर। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मुझे ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन लिप्सिट्ज़ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू यू इन एनी नेबरहुड ऑफ यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पर उसको देखने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लिप्सिट्ज़ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब क्या है? अ फंक्शन f of xy is said to satisfy Lipschitz condition region D in the xy plane if there exists a positive constant k such that mod of f of xy2 minus f of xy1 is less equal k times mod of y2 minus y1 for all xy1 xy2 in that region D and the constant k is called Lipschitz constant। अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है तो फिर मैं बोलता हूँ कि मेरा फंक्शन Lipschitz कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू y सेटिस्फाई कर रहा है। अब जरा देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन है g of t comma u which is t square into u raised to 1/5। g of t comma u it is equal to t square into u raised to 1/5, ठीक है। और मुझे चेक करना है इन द नेबरहुड ऑफ u इक्वल टू 0। अब कंडीशन हमारे पास क्या होती है दोस्तों? लिप्सिस कंडीशन। तो लिप्सिस कंडीशन हमने लिखी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख लेता हूं यहां पर। अब मेरे पास है f ऑफ x कॉमा y1 यानी कि g ऑफ t कॉमा u1 में लिख सकता हूं माइनस g ऑफ t कॉमा u2। दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू k टाइम्स mod of u1 minus u2 है for all tu1 comma tut belongs to that region or belongs to that domain। मेरे पास u इक्वल टू 0 का नेबरहुड चेक करना है, तो मान लेते हैं ये t है और ये u एक्सिस है। u का 0 u इक्वल टू 0 का नेबरहुड मान लेते हैं कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पर मेरे पास ये रीजन है और ये हमारे पास कंसिडर करना है कि u इक्वल टू 0 का नेबरहुड है। u के वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक वेरीज होते हैं। मुझे चेक करना है कि इस नेबरहुड में ये हमारा लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये फंक्शन। अब इसी कंडीशन को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं कब बोलता हूँ कि लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या अगर मुझे ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट k मिले सच दैट ये कंडीशन होल्ड हो फॉर ऑल tu1 tu2 इन दैट रीजन r, लेट्स से इट इज कॉल्ड r रीजन, ठीक है। जब हमारे पास tu1 tu2 इस रीजन में लाई कर रहे हैं,
अब इसी कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि g ऑफ t comma u said to satisfy Lipschitz condition with respect to u if mod of g of t u1 minus g of t u2 of t u2 upon u1 minus u2 is less equal k for all t u1 t u2 belongs to that region R। ठीक है, अगर ऐसा मुझे कांस्टेंट k मिल जाए तब भी मैं बोल सकता हूं कि मेरा g फंक्शन लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब देखते हैं जरा कि g ऑफ t u1, तो मेरे पास क्या है t स्क्वायर इंटू u1 रेस टू 1/5 माइनस t स्क्वायर इंटू u2 रेस टू 1/5 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। अब मेरा अगर ये जो रेशो है, ये जो मॉड है, अगर इसके लिए मुझे लेस इक्वल कोई कांस्टेंट k मिल जाए, ये लेस इक्वल k है फॉर ऑल tu1 tu2 इन दिस रीजन R में, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा फंक्शन लिप्सिस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू u सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे इस रीजन में चेक करना है, तो थोड़ी देर के लिए अब यहां से मैं टी स्क्वायर को बाहर निकाल सकता हूं, तो मेरे पास ये रहा u1 रेस टू 1/5 माइनस u2 रेस टू 1/5, हमारे पास मॉड ऑफ u1 माइनस u2। अब u1 और u2 मेरे कहां पर वेरी होते हैं दोस्तों? u1 और u2 के लिए मेरे रेंज है यहां से यहां, u1 और u2 मेरे इसमें लाई करते हैं। अगर u1 u2 मेरे इस रीजन में लाई करते हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग ले लेते हैं टेकिंग u2 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए u2 को 0 बना देते हैं ना, क्योंकि u1 और u2 मेरे इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं 0 के नेबरहुड में, यहां से यहां तक u1 और u2 के पास चॉइसेस है। अगर लिप्सिस कंडीशन होल्ड होनी है तो सारे tu1 tu2 इस रीजन के लिए होल्ड होना चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए मैंने t2 को 0 u2 को 0 बना दिया। तो अब मेरे पास ये कंडीशन जो है दोस्तों, ये कंडीशन मेरे पास बनकर आ गई। तो अब मेरे पास कंडीशन क्या बनी है, टी स्क्वायर इंटू u1 रेस टू 1/5 डिवाइडेड बाय u1 हो गया। अब यहां से मैं क्या देख सकता हूं, देखो दोस्तों, अब यहां से मैं क्या देख सकता हूं, देखो दोस्तों, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन u1 रेस टू 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5 क्या बनेगा, 5 माइनस 1 4/5, ऐसा कुछ आ गया। अब अगर मेरी लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये भी मेरा लेस इक्वल किसी कांस्टेंट k के बराबर आना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं ऑब्जर्व करूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मेरा u1 0 की तरफ जाएगा, फिर जाएगा इंफिनिटी की तरफ एज u1 टेंड्स टू 0, यानी कि अब मेरे पास अगर ये लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होता ये g, तो फिर सारे tu1 tu2 बिलोंग्स टू दिस रीजन के लिए ये जो रेशो है ये लेस इक्वल क्या आता किसी कांस्टेंट k के बराबर। लेकिन जैसे ही मैंने u2 को थोड़ी देर के लिए फिक्स किया, तो मुझे ये जो रेशो है ये बना टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन u1 रेस टू 4/5। लेकिन मैं इसको देख पा रहा हूं कि एज u1 टेंड्स टू 0 दिस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब टी स्क्वायर थोड़ी देर के लिए टी स्क्वायर ये नंबर ले लेते हैं ना, टी इसको फिक्स कर लेते हैं, तो मेरा ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इंप्लाइज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी k such that this mod of g of tu1 minus u of tu2 u2 is less equal k times mod of u1 minus u2, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये g जो फंक्शन है
वो लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है इन एनी नेबरहुड ऑफ u इक्वल टू 0. Therefore, G does not satisfy does not satisfy it does not satisfy Lipschitz condition with respect to u in any neighborhood of u इक्वल टू 0. चाहे आप कितना भी छोटा u का नेबरहुड कंसिडर करिए, तब भी यही होने वाला है कि जैसे u1 मेरा 0 की तरफ जाएगा वैसे ये हमारा इंफिनिटी की तरफ जाएगा. तो g हमारा लिप्सिस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू u सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि द फंक्शन दिस g does not satisfy Lipschitz condition with respect to u in any neighborhood of u equal to 0. तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब दूसरा ऑप्शन हमें पूछ रहा है कि देयर इज नो सॉल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. अब आप देखते हैं कि जैसे मेरे पास अब ये फंक्शन अगर लिप्सिस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू यू सेटिस्फाई कर लेता तो मैं डेफिनेटली बोल पाता कि अब हमारे पास सॉल्यूशन यूनिकली एग्जिस्ट करेगा. अब मेरे पास लिप्सिस कंडीशन तो फेल हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग जरा ऑब्जर्व करें du अपॉन dt इज इक्वल टू t स्क्वायर इंटू u रेज टू 1/5 एंड u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है. तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं इसको जरा, क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं? ऑब्जर्व दैट क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं? u ऑफ t इज इक्वल टू 0 डिफाइन करूं फॉर ऑल t, तो मेरा ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. देखो अगर मैं 0 फंक्शन ले लूं तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. RHS में u की जगह 0 रखो तो 0 बन जाएगा. तो LHS इक्वल टू RHS हो गया. फर्दर इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि u सारे t के लिए 0 वैल्यू ले रहा है तो 0 पे भी 0 वैल्यू लेगा. तो सेटिस्फाइज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो मिला मुझे. तो नो सॉल्यूशन वाली बात है क्या? नहीं. अब तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन टू द IVP, और चौथा बोल रहा है कि द फंक्शन g of t, u which is t square u raised to 1/5 satisfies Lipschitz condition with respect to u in some neighborhood of 0 and hence there is unique solution. पर ये तो हमारे पास गलत हो गया. हमने देखा है कि ये किसी भी नेबरहुड में हमारे पास सॉल्यूशन लिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. अब बचता है सिर्फ तीसरा ऑप्शन. तीसरे ऑप्शन के लिए एक सॉल्यूशन तो मुझे मिल चुका है. अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या एक और सॉल्यूशन मिलने की चांसेस है क्या, संभावना है क्या? डेफिनेटली यस. तो अगर मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से करूं तो u रेज टू -1/5 इंटू du इट इज इक्वल टू t स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे. u रेज टू -1/5 इंटू du इट इज इक्वल टू t स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रेशन. अब जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करता हूं मेरे पास u रेज टू -1/5 प्लस 1 यानी कि u रेज टू 4/5 अपॉन 4/5 यानी कि 5/4. दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस सम कांस्टेंट c. अगर मैं कंडीशन का यूज करूं u ऑफ 0 इक्वल टू 0 का, तो 0 इज इक्वल टू c मुझे मिल जाएगा. यानी कि अब मेरे पास 5/4 u रेज टू 4/5 इज इक्वल टू t क्यूब अपॉन 3 एक और सॉल्यूशन मुझे मिला. यानी कि मेरे पास इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए कम से कम 2 सॉल्यूशंस मिले. तो मैं क्या बोल सकता हूं? देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन टू द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. So for this question we got 2 answers correct. अब इसी प्रकार का सेम टू सेम सवाल 2013 या 14 के एग्जाम में भी पूछा था. वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखाता हूं. तो वो एग्जाम्पल आपको क्या करना है,
अभी सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आपको डालना है। सेम टू सेम है, देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स वाई रेज टू 1/3। यहाँ पर 1/5 था, यहाँ पर 1/3 है। तो इसके लिए आपको सेम ऑप्शंस बोले हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं एनी नेबरहुड ऑफ जीरो में। दूसरा देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। और चौथा बोल रहा है देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सॉल्यूशन। सेम टू सेम ऑप्शंस और एग्जाम्पल भी लगभग सेम है। हम लोग कई बार बोलते हैं कि सीएसआई नेट एग्जाम में कभी रिपीट नहीं होता, तो ये क्या है, एक रिपीट ही तो है। जस्ट यहाँ पर 1/3 की जगह 1/5 किया है और क्वेश्चन एज इट इज पूछा है। ऐसा लास्ट टाइम भी हुआ था, जो हमारे पास एक अगेन एग्जिस्टेंस यूनिकनेस का ही प्रॉब्लम था, वो भी रिपीटेड था। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स तो डेफिनेटली रिपीट होते ही होते हैं। अब कभी कभी एग्जाम्पल्स में ही थोड़ा सा चेंज करके वो एग्जाम्पल ही आपके साथ दे देते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। एक और सवाल है जिसका हम लोग आंसर करेंगे यहाँ पर, जो कि एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम के ऊपर है। Let k be a positive integer. Consider the differential equation dy by dt is equal to y raised to 5k upon 5k plus 2 and y of 0 equal to 0 है। For t greater than 0, which of the following statements is true? It has a unique solution which is continuously differentiable on interval 0 to infinity. It has at most two solutions which are continuously differentiable on 0 to infinity. It has infinitely many solutions, or it has no continuously differentiable solution on interval 0 to infinity. इसको देखने के लिए अब हम लोग क्या, उन्होंने क्या बोला है कि k एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है। Without loss of generality, let us assume that k to be equal to 1. So without loss of generality, taking k is equal to 1 ले लेते हैं, तो मेरे पास dy अपॉन dt क्या बन जाएगा, दिस इज y रेज टू, अब मेरे पास ये आ जाएगा 5/7 और y ऑफ 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब अगेन मेरे पास कितने सॉल्यूशन से इसकी बात हो रही है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन हम लोग अगेन प्रीवियस एग्जांपल जैसे कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ये भी हाल ही का ही क्वेश्चन है। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा कि y ऑफ t इज इक्वल टू 0 डिफाइन करूं मैं फॉर ऑल t, then again we will get a solution for this initial value problem. Is a solution for initial value problem. It is a solution to the initial value problem. ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है और ये हमारा इनिशियल कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, तो कम से कम एक सॉल्यूशन मिला। इट हैज नो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन ऑन इंटरवल 0 to infinity, गलत बात होगी। अब as like in previous example, again we can solve this differential equation by variable separable form. If I solve this, then it will be y raised to minus 5/7 into dy, it is equal to dt हो जाएगा। इंटीग्रेट कर लेंगे, y raised to minus 5/7 into dy, it is equal to मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt हो जाएगा। एंड यहाँ पर y raised to minus 5/7 plus 1, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, y raised to 2/7, it is equal to t plus some constant c। अब कंडीशन का यूज कर लेते हैं, y of 0 equal to 0, y of 0 equal to 0 का यूज करेंगे तो 0 equal to मेरे पास बन जाएगा c। Therefore, अब मेरे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन y raised to 2/7 अपॉन 2/7 आएगा, तो ये बेसिकली 7/2 यहाँ पर लिखना भूल गए, है ना। तो ये मेरे पास बन जाएगा 7/2 y raised to 2/7, दिस इज इक्वल टू अपने पास क्या बना, दिस इज इक्वल टू अपने पास आ गया t। तो अब मेरे पास क्या बना, ये 7/2 y raised to 2/7 इज इक्वल टू बना t, है ना। तो अब सिंपली y raised to 2/7 it is equal to 2/7 into t बना, यानी कि अगर मैं y of t लिखूं क्या लिख सकता हूं, 2/7
रेस टू 7/2 इंटू टी रेस टू 7/2 हो जाएगा। यानी कि अब मेरे पास एक और सॉल्यूशन मिला, तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन वाली बात भी खत्म हो गई। अब या तो इसके पास 2 सॉल्यूशंस हैं या तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। लेकिन मैं इसके और भी सॉल्यूशंस डिफाइन कर सकता हूं, जैसे कि अगर मैं डिफाइन करूं y ऑफ t इज इक्वल टू, डिफाइन कर लेते हैं 0 जब t की वैल्यू लेस इक्वल m हो, मैं इसको डिफाइन करता हूं 2/7 raised to 7/2 and this is t minus m raised to 7/2 for t greater equal m or m is strictly greater than 0। तो अगर मैं ये y of t डिफाइन करूं तो ये भी हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसे? अगर t की वैल्यू लेस इक्वल m है तो फंक्शन y of t 0 है और 0 फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। बात है कि t ग्रेटर इक्वल m के लिए हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा कि नहीं। अब मुझे सिर्फ चेक करना होगा कि क्या ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि अगर मैं y of t इज इक्वल टू 2/7 रेस टू 7/2 ले लूं और ये t माइनस m रेस टू 7/2 ले लूं, तो फिर अगर मैं y डैश ऑफ t निकालूं तो वो मेरे पास बन जाएगा 2/7 रेस टू 7/2, इसका डेरिवेटिव 7/2 t माइनस m रेस टू 7/2 माइनस 1 5/2, तो ये बन जाएगा 7/2 को मैं लिख सकता हूँ 2/7 रेस टू माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2/7 रेस टू 5/2, दिस इज इक्वल इनटू t माइनस m रेस टू 5/2। तो अब मेरे पास y डैश इज इक्वल टू LHS बनाइए। RHS मेरे पास क्या है? RHS मेरे पास क्या है दोस्तों? RHS इज इक्वल टू है y रेस टू 5/7। तो y रेस टू 5/7 यानी कि y मैंने ये डिफाइन किया है, तो 2/7 रेस टू 7/2 रेस टू 5/7 एंड इनटू t माइनस m रेस टू 7/2 एंड रेस टू हमारे पास 5/7 है ना। अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 2/7 रेस टू 5/2 इनटू t माइनस m रेस टू हमारे पास 5/2, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये भी सॉल्यूशन है और जैसे मैं m की वैल्यू चेंज करता रहूंगा मेरे पास अलग अलग सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो अपने लिए क्या हो गया कि ये हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बन गए, तो ये दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट, तीसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के मेरे पास सिर्फ करेक्ट ऑप्शन एक है। अब सिमिलर प्रकार से एक क्वेश्चन एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के ऊपर आपके लिए अगेन होमवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगेन कमेंट सेक्शन में करना है। सिंपल सा सवाल है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बस लगाना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग अगले वीडियो में इसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब अगर आप CSI नेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स अगर आपको लेना है, रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स अगर आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली हमारे ifsonline.com इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करके सिर्फ 3500 रुपीज में आप पूरा CSI नेट का रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब इस क्रैश कोर्स में आपको CSI नेट का जितना भी सारा सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो भी सारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स का आपको यहाँ पर डिस्कशन मिलेगा। तो जो भी टॉपिक आपका वीक है उसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं सिंपली वीडियो को देखकर। उसके लिए आपको DPP भी प्रोवाइड करी है। तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे पास कम समय बचा है। तो आप जरूर अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपका वीक है तो आपको जरूर यहाँ पर जाना चाहिए। इसके लिए आपको 30% का ऑफ भी दिया गया है, तो उसके लिए प्रोमो कोड यूज करना होगा IFS30, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हो, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह नहीं देंगे तब तक हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा।
तो वो टेस्ट सीरीज भी अभी अवेलेबल है सिर्फ 999 में, ठीक है। तो आप ये टेस्ट सीरीज किसी भी सब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं, लेकिन हम लोग मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो 999 में हमारे लिए ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं जरूर आप इस टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हैं। With this, for today's session, we are stopping here. So, thank you everyone and happy learning.